नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। शुरू में ही माफ़ी चाहता हूं, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके बीच में हूं, थोड़ा ख़राब आवाज़ में भी आज मुझको सुन लीजिएगा। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जो आशंका चल रही है, उसके चलते हुए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसी एक चर्चा है, ऐसी एक खबर आ रही है झारखंड से। लेकिन साथ साथ एक दूसरी दिलचस्प खबर और आ रही है कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, शायद वो भी दावा कर रही हैं कि भाई अगर परिवार के भीतर से किसी को बनाना है तो मुझको बनाना चाहिए, देवरानी कल्पना को क्यों बनाया जाए, मैं बड़ी हूँ घर में। बात सही है कि अगर परिवारवाद चलना है तो परिवार के भीतर जेठानी का दर्जा जो है वो देवरानी से ज़्यादा होता है हिंदुस्तानी व्यवस्था में। तो क्या होगा झारखंड में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कम से कम एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि कल्पना सोरेन का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं रहा। वो इंजीनियर हैं, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, वो झारखंड की राजधानी रांची में प्ले स्कूल चलाती हैं, राजनीति से दूर रहती हैं अभी तक। हो सकता है कल वो मुख्यमंत्री बन जाएं। मैं इसी के बारे में सोच रहा था, ये झारखंड वही है जो कि बिहार से अलग करके बनाया गया है। उस बिहार का इतिहास हमको आपको सबको याद होगा कि जब लालू यादव के जेल जाने की नौबत आई, शायद उनके 9 बच्चों में से कोई भी बालिग नहीं थे, मुख्यमंत्री बनाए जाने के लायक नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। उनका राजनीति का तजुर्बा नहीं था, न सरकारी काम का, न सार्वजनिक जीवन का, लेकिन वो लालू यादव की पत्नी थी, इसलिए राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। याद होगा आपको, उस वक्त वो राज्यपाल को लंगड़ा वगैरह कहने जैसे कई तरह के बयान देने के लिए भी चर्चा में रहती थी। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि केवल हेमंत सोरेन और लालू यादव, सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम क्यों गिनाया जाए। मैं हिंदुस्तान के नक्शे को देख रहा था तो मुझको कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके उत्तर पूर्व तक, जाने कितने ही कुनबे मुझको दिखते हैं जो राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। मैं इसकी पूरी लिस्ट बनाने का मेरा हौसला नहीं था, इसमें हजारों नाम आ जाते, लेकिन मैं बिना किसी लिस्ट के केवल जुबानी जो मुझको याद पड़ रहा है, ऐसे कुछ एक नाम गिना रहा हूँ आपको। नमूना बहुत है। हांडी के चावल के हर दाने को निकाल के नहीं देखा जाता कि वो चावल पक गया है कि नहीं, केवल एक दाना निकाल के देखा जाता है। कुनबा परस्ती हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ ऐसी ही है। 10, 20, 25 नाम मैं जो गिना पाऊंगा जुबानी, आप उन्हीं से अंदाज लगाइएगा कि देश में हालत क्या है। हम ऊपर से जम्मू कश्मीर से चालू करते हैं। अब तो वो 3 हिस्सों में बंट गया है राज्य, लेकिन जम्मू कश्मीर जब एक था उस वक्त शेख अब्दुल्ला, नेहरू के समय शेख अब्दुल्ला थे, वजीर आजम कहलाते थे कश्मीर के, प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे कश्मीर के। बाद में उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला आए, फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला आए। ये तीनों के तीनों जो हैं मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। नीचे के दोनों जो हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये दोनों केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं। वहीं कश्मीर का एक दूसरा परिवार इनके मुकाबले, मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद, आपको ध्यान होगा, भारत के गृह मंत्री थे जिस वक्त भारत के एक विमान का अपहरण हुआ था और आतंकियों को छोड़ के जिन मुसाफिरों को वहां से रिहा कराया गया था, शायद काबुल था वो, वहां से, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक बेटी भी थी उसमें। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद उसके बाद पहले कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी बेटी महबूबा भी कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हुई हैं। तो ये हुआ कश्मीर का 2 परिवार, दोनों परिवारों के बीच मुकाबला चलते रहता था। मैं थोड़ा सा वहाँ से नीचे आता हूँ, पंजाब पे आ जाता हूँ। पंजाब में आपको ध्यान होगा अकाली दल जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी रही लंबे समय, तो उस अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल लंबे समय तक सत्ता में रहे, आखिर तक वो मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद उनका बेटा वो मुख्य मंत्री रहा, मंत्रिमंडल में पार्टी का मुखिया रहा। उसके बाद
परिवार की बहू, वो केंद्र सरकार में मंत्री रही। परिवार के 3-4 लोग लगातार रहे वहां पर सत्ता में, जो मुझको जुबानी याद है वो। इसके बाद मैं देखता हूं तो हरियाणा में 2 राजनीतिक परिवार, 3 राजनीतिक परिवार आपको याद होगा। एक चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, हरियाणा के सबसे बड़े नेता थे। वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। देवीलाल का परिवार अभी तक अलग अलग बहुत सारे नेता उसमें चले आ रहे हैं। उनके मुकाबले एक दूसरा परिवार था हरियाणा का, बंशीलाल का। ये बंशीलाल आपको याद होगा, ये इमरजेंसी में मिनिस्टर थे। संजय गांधी के करीबी लोगों में इनका नाम गिनाया जाता था। बाद में इनके परिवार के लोग भी वहां राजनीति में आए। और अगर आप देखेंगे बाद में आकर तो जो अभी कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री वहां हुए, हुड्डा, उनके बेटे जो हैं वो भी सांसद रहे। ऐसे बहुत सारे कुनबे, हरियाणा जो है ऐसे बहुत सारे कुनबों से भरी हुई रही वहाँ की राजनीति। हम उत्तर प्रदेश अगर आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में आपको ऐसी बहुत सारे परिवार देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से ही जवाहरलाल नेहरू आते थे, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, संजय गांधी। हालांकि संजय पहले आए थे राजनीति में, संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, उनके बाद सोनिया गांधी, उनके बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी। और अगर 1-2 इंटरव्यू याद किए जाएं तो रॉबर्ट वाड्रा, जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका के पति हैं, उन्होंने एक 2 इंटरव्यू में कहा था कि राहुल के बाद प्रियंका की बारी आएगी, प्रियंका के बाद मैं भी राजनीति में आऊँगा, हमारे बच्चे भी राजनीति में आएंगे। ये मुझको एकदम से शब्द उनके याद नहीं है, लेकिन बात उनकी कुछ इसी किस्म की थी। ये भारत के इतिहास में कुनबा परस्ती का पहला बड़ा, सबसे बड़ा उदाहरण गिनाया जाता है कांग्रेस पार्टी को। और तो और संजय गांधी गुजर गए, राजीव गांधी सत्ता में आए। संजय गांधी की पत्नी जो थी मेनका गांधी, उनको विपक्ष में भाजपा ने शामिल किया, अपनी पार्टी में शामिल करके उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। बाद में उनका बेटा वरुण गांधी, इनको भी सांसद बनाया, टिकट दी बीजेपी ने। कुल मिलाकर जिस परिवार को, मेनका और उनके बेटे को, अगर इंदिरा के परिवार में अगर ठीक से जगह नहीं मिली सोनिया गांधी के रहते हुए, तो उसको महत्व देकर भाजपा ने कुनबा परस्ती को कांग्रेस के भीतर से निकालकर, कांग्रेस के सबसे बड़े कुनबे से निकालकर अपना कुनबा खड़ा किया भाजपा ने, मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की शक्ल में। ये उत्तर प्रदेश का हाल था। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के एक बड़े दबंग नेता थे, जाट नेता चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, ये केंद्र में मंत्री रहे लंबे समय तक। अब अजीत सिंह के बाद उनके बेटे जो हैं जयंत चौधरी, ये राजनीति में है। ये 3 पीढ़ी उनकी भी है। हेमवती नंदन बहुगुणा थे उत्तर प्रदेश में। उनकी बेटी जो हैं वो कभी कांग्रेस में, कभी अपोजिशन में जाकर वो वहाँ पे कई तरह के ओहदों पे रहीं, अलग अलग पार्टियों से लड़ती रहीं। ऐसे बहुत सारे और नेता रहे वहाँ पे, कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में ऐसी मिसालें गिनने में। बहुत सारे लोग रहे वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम मुलायम सिंह यादव की बात नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव, उनके 1-2 भाई, उनका बेटा अखिलेश यादव, अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव, जाने कितने लोग हैं जो संगठन में, सत्ता पर, सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में कहाँ कहाँ नहीं रहते। पूरा का पूरा एक परिवार, सैफई से निकला हुआ एक परिवार मुलायम का, वो चारों तरफ छाया हुआ है पार्टी में, पार्टी के मनोनीत लोगों में, मंत्रालयों में, सब में छाया हुआ है परिवार। उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार आ जाएं तो बिहार तो कुनबा परस्ती का गढ़ माना जाता है लालू यादव की वजह से। एक लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, सूर्य प्रताप, उनके दूसरे बेटे मीसा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग समय पे
विधानसभा में, संसद में, मंत्रिमंडल में, पार्टी संगठन तो घर का ही है उनका और कोई उसमें जा नहीं सकते। तो इस तरह से कुनबा परस्ती की एक बड़ी गैर कांग्रेसी मिसाल जो है लालू यादव वहाँ पे बने। ये अलग बात है कि अभी जो नीतीश वहाँ पे हैं वो अपना खुद का ही कुनबा बदलते रहते हैं। वो कभी लालू के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, इसी में भीतर बाहर करते रहते हैं। उन्होंने अपनी आल औलाद को, शायद कोई बतला रहा था उनका एक बेटा है, उसको आगे नहीं बढ़ाया है। जो कर्पूरी ठाकुर, जिनको कि भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, अभी बिहार के एक मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने भी अपने बेटे को नहीं बढ़ाया। बाद में नीतीश की पार्टी ने उनके बेटे को राज्यसभा में भेजा। तो बिहार जो है वो भी ऐसे कुनबा परस्ती से भरा हुआ है। वहाँ से अगर हम आ जाएं, नीचे किस तरफ आना चाहेंगे, हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की बात आपको बतलाता हूँ मैं। रविशंकर शुक्ल सबसे बड़े नेता थे। रविशंकर शुक्ल के कम से कम 2 बेटे संसद में पहुँचे। एक बेटा उनका मुख्यमंत्री बना 3 बार अविभाजित मध्य प्रदेश का। रविशंकर शुक्ल के पोते, उनके ग्रैंडसन अमितेश शुक्ला, वो यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 बार विधायक बने और 1 बार मंत्री भी बने, वो अजीत जोगी के समय में। तो ऐसा ये कुनबा जो है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा समय तक छाया रहने वाला, सबसे ज़्यादा ताकत वाला। विद्याचरण शुक्ल इंदिरा गांधी के समय से रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संजय गांधी के करीबी लोगों में से रहे, इमरजेंसी में सेंसर मिनिस्टर रहे। बाद में वो दूसरी पार्टियों में आए गए जोगी के खिलाफ, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में आके उनको झीरम घाटी के नक्सल हमले में शहादत हासिल हुई थी, आपको याद होगा। तो ये रविशंकर शुक्ल का कुनबा छोटा नहीं था, कम नहीं था। संसद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य का, छत्तीसगढ़ का मंत्री, कई तरह के ओहदों पे उनका कुनबा रहा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को देखें तो इसमें रविशंकर शुक्ल वाला जितना हिस्सा मैं गिना दिया हूँ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे नेता जो हैं 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी इस तरह से यहाँ पे रहते आए हैं। नाम गिनाऊँ उनमें से कुछ के? मोतीलाल वोरा, उनके बेटे अरुण वोरा यहाँ विधायक थे। चरणदास महंत जो कि कई बार के सांसद रहे हुए, राज्य में मंत्री रहे हुए, केंद्र में मंत्री रहे हुए, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए। उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत वो कोरबा से निर्वाचित सांसद हैं। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, सबके नाम गिनाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, वो सांसद रहे राजनांदगांव से। ऐसे बहुत सारे और नेता हैं जो रहे। मैं उड़ीसा अगर चले जाता हूं तो उड़ीसा में नवीन पटनायक के पिता भी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक जो हैं वो राजनीति में है। ऐसा कहा जाता है कि नवीन पटनायक जब नहीं रहेंगे राजनीति में या विदेश जाएंगे या रिटायर होंगे तो उस वक्त उनकी बहन जो है वो वहाँ पर राजनीति में आकर उनकी वारिस बन सकती है। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे परिवार रहे, बहुत सारे परिवार उड़ीसा में जो लगातार ऐसे रहे राजनीति में। राजस्थान चले जाएं तो राजस्थान में बहुत सारे नेता ऐसे हैं। कई नेताओं के जो केंद्रीय मंत्री रहे उनके बेटे सांसद बने। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री थी वहाँ की वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटे सांसद बने दुष्यंत। बहुत सारे और रहे, नाम एक एक का गिनाना मुमकिन नहीं है, वक्त बहुत लग जाएगा। इसके अलावा मैं देखूं अगर झारखंड का, मैंने आपको बतला ही दिया, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी। उनके बाद हेमंत सोरेन, अब हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी या भाभी, उनकी बारी आ रही है। यहाँ पे ये चल रहा है। हम अगर और थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ें तो अविभाजित आंध्र प्रदेश जो था, आप अगर उसको याद करेंगे तो आंध्र प्रदेश में NTR थे, NT रामाराव। उनके बाद उनके दामाद चंद्रा बाबू वो बने मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ से कांग्रेस के एक नेता थे बड़े, जगन मोहन रेड्डी के पिता, YSR रेड्डी शायद नाम था, मैं भूल रहा हूँ। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी वो बने। अब शायद जगन की बहन जो हैं वो कांग्रेस में चली गई हैं, जगन कांग्रेस के खिलाफ हैं। ऐसा ही तेलंगाना में KCR के बेटे
ये लोग वहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री रहे, उनके बेटे केसीआर की अभी पिछली सरकार तक। तो दक्षिण जो है ऐसा भरे रहा। दक्षिण में अगर हम तमिलनाडु चलते हैं, तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन वहाँ के एक सबसे ताकतवर, सबसे बड़े मुख्यमंत्री गिने जाते हैं, महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री। जानकी नाम था शायद उनकी पत्नी का। वो एक समय पार्टी की राजनीति में आई, लेकिन वो सत्ता तक पहुंच नहीं पाई। बड़े अंतरंग संबंध थे एमजीआर के जयललिता के साथ, दोनों फिल्मों में भी काम करते थे। तो एमजीआर की विरासत जो है वो जयललिता को मिली, उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाई। वो तमिलनाडु की एक सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री वहाँ पे रही। जेल जाने की नौबत आई, अनुपातहीन संपत्ति की बात आई। कुल मिलाकर एमजीआर की विरासत जो है उनकी सबसे चहेती जयललिता को मिली। जयललिता के बाद उनकी जो सहेली थी शशिकला को वहाँ की विरासत मिली तमिलनाडु की। इस तरह का वहाँ भी ऐसा चलते रहा। अभी जो डीएमके जो मिनिस्टर हैं, ये भी दूसरी तीसरी पीढ़ी के चले आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अभी जो एमके स्टालिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे मंत्री हैं वहाँ पर। तो ऐसा वहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है। हम कर्नाटक अगर चलें तो कर्नाटक में भी जो पिछले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, उनके बेटे आज कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष हैं वहाँ पर। और भी बहुत सारे नेता हैं, मैं सबके नाम गिना नहीं सकता, बहुत सारे हैं। हम थोड़ा सा महाराष्ट्र चले जाएं तो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उनके बेटे उद्धव के बेटे वो मंत्री थे वहाँ पे कैबिनेट में। अभी भी पार्टी संगठन घर के भीतर ही चल रहा है। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे, उद्धव के एक चचेरे भाई थे राज ठाकरे, अब वो अलग पार्टी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन वो थे। उद्धव के बेटे जो हैं वो पार्टी संगठन में हैं, शिवसेना में, हालांकि एक हिस्सा शिवसेना का अलग हो गया है। शरद पवार जो कि वहाँ के सबसे पुराने, सबसे बुजुर्ग और बड़े नेता हैं, एनसीपी के मुखिया हैं, उनके भतीजे अजीत पवार जो चाचा से अलग होकर राजनीति अभी कर रहे हैं, पार्टी में विभाजन हो रहा है। शरद पवार ने अपना वारिस जो है अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया है। सुप्रिया सुले के बेटे जो हैं वो भी अभी ईडी के जांच में फंसे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है उसमें। और कहाँ पे जाए, हम ममता को देखते हैं बंगाल जाकर। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं, सुप्रीमो कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं सुप्रीमो, पार्टी की सर्वे सर्वा सुप्रीमो है ममता बनर्जी वहाँ पर। अभी अगर देखें तो ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं उनको वहाँ पे वारिस माना जा रहा है, वही सब कुछ चला रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को थोड़ी देर पहले मैंने छोड़ दिया था, उसमें अगर जाएं तो मायावती बसपा की, आपको ध्यान होगा कांशीराम थे जिन्होंने बसपा बनाई थी, मायावती उन्हीं की विरासत को लेकर चल रही हैं। वो कांशीराम की सबसे करीबी थी। और अब मायावती ने यह घोषणा की है कि उनके बाद उनके भतीजे आनंद जो हैं वो पार्टी के वारिस रहेंगे। घर की दुकान है, मालिक तय करके जाते हैं, बड़ा बेटा इस दुकान को चलाएगा, छोटा बेटा जो है वो ठेकेदारी करेगा, और सबसे छोटा बेटा जो है या मझला बेटा वो खेती देखेगा। ऐसा लोग पार्टी को तय करके जाते हैं। तो ये मायावती का उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का, पंजाब में भी लड़ती हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी उनकी पार्टी लड़ती है। कुछ लोगों का कहना है लड़ती नहीं है, वो गैर भाजपाई वोटों को काटने का काम करती है, लेकिन मैं उतने बारीकी में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक विरासत में जा रहा हूँ। झारखंड तक हम पहुँच गए थे, पश्चिम बंगाल की हमने बात की है किस तरह से हुआ। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल से प्रणब मुखर्जी सबसे बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वहाँ से प्रणब मुखर्जी का बेटा वो भी सांसद बना, बाद में बेटी वो भी राजनीति में आई, अब शायद कांग्रेस के खिलाफ चली गई हैं। वो कुछ प्रणब मुखर्जी की किताब वगैरह लिखी है उन्होंने प्रणब मुखर्जी पे, वो कांग्रेस के खिलाफ चली गई हैं। शर्मिष्ठा नाम है क्या, ऐसा कुछ नाम है, तो वो वहाँ पर हैं। हम बंगाल तक आए हैं, तो बंगाल से थोड़ा सा आगे हम अगर बढ़ लें, नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, उत्तर पूर्व में, तो बहुत लोग हैं। पीए संगमा थे वहाँ पे, आपको ध्यान होगा, जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर कांग्रेस के बाहर गए थे। पीए संगमा की बेटी जो है
वो अभी शायद कांग्रेस पार्टी में है, सांसद भी रह चुकी है, उनके बेटे भी हो सकता है राजनीति में हो, मुझको ठीक से याद नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे और, कहीं सैकिया परिवार के 2-3 लोग दिखेंगे, कहीं कोई और दिखेंगे, ऐसे कई लोग वहाँ पर दिखेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में जब कह रहा था चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत का, तो मैं एक नाम भूल गया था, महंत बिसाहू दास, जो चरणदास महंत के पिता थे। वो अविभाजित मध्य प्रदेश में बड़े ताकतवर मंत्री थे भोपाल में, उनका नाम मैं भूल गया था। छत्तीसगढ़ की बात तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक हम इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की राजनीति की चर्चा न करें। अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी, ये तीनों विधानसभा में अलग अलग समय पर रह चुके हैं। अजीत जोगी जो हैं वो सांसद भी रह चुके हैं। तो वो उनके बिना छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़कर, जो कि घरेलू और जेबी पार्टियां हैं, पॉकेट पार्टीज। जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग परिवार के बाहर के भी अध्यक्ष रहे हैं समय समय पे, परिवार के बाहर के भी प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको ध्यान होगा सोनिया गांधी जब आई उसके बाद से नरसिम्हा राव रहे प्राइम मिनिस्टर, 2 बार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे। ये चलते रहा, परिवार के बाहर के अध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन कुल मिलाकर नियंत्रण जो है परिवार के हाथ में रहा, ऐसा लोग मानते हैं। मैं जब देखता हूं, उदाहरण देखता हूं, तो भाजपा ऐसा लगता है कि हर 2 साल में 4 साल में अध्यक्ष बदलती है। किसी एक परिवार का जन्म के आधार पर इस पार्टी की अगुवाई, इस पार्टी की लीडरशिप तय नहीं होती है, कुछ दूसरी खूबियों के आधार पर तय होती होगी, लेकिन कम से कम जन्म के आधार पर एक पार्टी एक परिवार से ही चले, ऐसा भाजपा में देखने नहीं मिलता, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टियों में भी देखने नहीं मिलता। ये दोनों लेफ्ट और राइट की पार्टियां हैं, इन दोनों में ऐसा देखने नहीं मिलता है। लेकिन बीच की जितनी पार्टियां हैं, इनमें से अधिकतर पार्टियां एक परिवार के भीतर सीमित पार्टियां हैं। एक परिवार के भीतर, चाहे वो शिवसेना रहे, चाहे वो एनसीपी रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, चाहे अकाली दल रहे, चाहे हरियाणा की 2-3 जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ की एक राज्य वाली वो रहे, ऐसा बहुत सारी पार्टियां एक परिवार में चलती हैं, एक परिवार ही सब कुछ तय करते हैं। किसी तरह का कोई आंतरिक लोकतंत्र उसमें नहीं रहता है। कांग्रेस में तो अभी फिर भी, चाहे दिखावे के लिए सही, एक चुनाव हुआ जिसमें शशि थरूर ने उम्मीदवारी अपनी की पार्टी अध्यक्ष पद के लिए, आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे जीत कर आए, जिनके बारे में कहा गया कि वो सोनिया परिवार के उम्मीदवार थे, ऐसा कहा गया। लेकिन कम से कम पूरे देश में कांग्रेस में एक मतदान हुआ जिसमें शशि थरूर डटे रहे आखिरी तक, उन्होंने दौरा भी किया, वोट नहीं मिल पाए, नहीं जीत पाए, अलग बात है, लेकिन कम से कम एक ऐसा चुनाव हुआ। मैं देश के अधिकतर पार्टियों में ऐसे किसी चुनाव की कल्पना नहीं करता हूं। अधिकतर पार्टियों में, वामपंथी दलों में जरूर चुनाव पोलित ब्यूरो के सदस्य तय होते रहते हैं, बाकी पार्टियां बहुत ही कम ऐसी रह गई हैं जिनमें ऐसा कुछ तय होता हो। मैं ये पूरी की पूरी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि झारखंड में आजकल में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी की चर्चा है। ईडी ने किसी घोटाले के मामले में उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की है, ऐसा सुनाई पड़ता है। अब ये देखना है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं या उनकी हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बनती हैं। क्या होगा ये देखने की बात है। कम से कम झारखंड के इस ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम ने हमको देश में कुनबा परस्ती को याद करने का एक मौका दिया है। हमने सारे के सारे परिवार नहीं गिनाए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नमूना है, आप याद कर सकते हैं और आप नीचे टिप्पणी में लिख सकते हैं कि और कौन कौन से परिवार हम नहीं गिना पाए हैं, हमने छोड़ दिए हैं। एक बड़ा इंसाइक्लोपीडिया बन सकता है इसके ऊपर कि हिंदुस्तान की राजनीति में कुनबा परस्ती, कांग्रेस तो नाहक बदनाम हो रही है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कुनबे के बाहर का कोई भी नहीं बन पाया। कांग्रेस ने तो कम से कम सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को या मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने दिया, बनाया, कई अध्यक्ष बने हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं जिसमें कुनबे के बाहर के कोई भी नहीं बने, कोई भी नहीं बने। देखते हैं झारखंड में क्या होता है, हम फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसका सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइएगा, इसका नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, टिप्पणी में लिखिए कौन कौन से परिवार और हैं जो हम अभी यहाँ पर नहीं गिना पाए हैं। और एक छोटी सी अपील आपसे ये है कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का नीचे का बेल्ट भी बांध कर रखिए, नहीं तो बोतल के ढक्कन जैसा हेलमेट दूर जा गिरेगा। अगर आप चौपहिया में चलते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए, किसी हादसे की नौबत में आपकी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों से बचती है। फिर मिलेंगे।